अगर ये पता लग जाता था ना कि डीएम से मिलने के लिए आज टिकैत आ रहा, तो डीएम ऑफिस नहीं आता था अपने, कहता था यार वहां बुला लो, कोठी पे बुला लो, ऑफिस में नहीं आता था। ये स्थिति थी उस समय, भय वहां का माहौल था इनका। टिकैत की तो जो राजनीति खत्म की वो अभी योगी ने ही खत्म की है। वो ऐश्वर्या राय का नाम क्यों ले रहा है बार बार? उसे 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 कुछ जेलेसी फोबिया है क्या कि वो अभिषेक बच्चन से शादी कर ली उसने, और ये राहुल गांधी तो ऐसी कुंवारा ही घूम रहा है अभी। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हर्ष कुमार जी, और उनके साथ सदा की भांति हम जो राजनीतिक इवेंट्स हैं, गतिविधियां हैं, घटनाएं हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। आपका स्वागत है हर्ष जी। धन्यवाद। अब तो हमारा ये एक तरह का साप्ताहिक एपिसोड हो गया, हम पूरे हफ्ते को ही डिस्कस कर लेते तो अब आप ये बताएं कि ये जो महान किसान आंदोलन चल रहा है 13 तारीख से, अब तो हफ्ता हो गया आज उसको पूरा, तो ये पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। इसमें अभी कोई दम बाकी है? नहीं, देखिए, जो लोग इसे कर जो लोग इसके पीछे हैं, जिनकी जो मंशा इसके पीछे कराने की रही थी, वो मंशा तो इनकी कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही है। क्योंकि गवर्नमेंट को इसमें जो 3-4 दौर की वार्ता हुई है, पीयूष गोयल वगैरह सब लोग इसमें गए थे, उसके बाद गवर्नमेंट को एक चीज इसमें स्पष्ट होगी कि आप इनकी 5 मांगे हैं, 5 की 5 मांग लोगे तो ये छठी रख देंगे आपके सामने। जो एक कहते हैं ना कि स्टबर्न टाइप के जो हठ धर्मिता वाला मामला है, ये वो है। और इनका गवर्नमेंट ये भी भाप गई है कि इनका लक्ष्य ये है कि किसी भी हाल में इसको लोकसभा चुनाव के पार तक चलाया जाए। क्योंकि इस समय किसान के पास, जो सो कॉल्ड इसमें धरने में बैठे हुए किसान है, उनके पास कोई काम है नहीं किसी फसल को लेके। आने वाले समय में अभी यूपी में जो है फसल चल रही है गन्ने की, वो भी लगभग अब ऑलमोस्ट एंड की तरफ बढ़ जाएगी धीरे धीरे, उसमें भी काम कम हो जाएगा। उसके बाद बुआई शुरू हो जाएगी, तो लगभग किसान अब फारिग हो जाएंगे। तो उनकी प्लानिंग इस तरह की है कि इसमें आगे बढ़ा जाए, लंबा चलाया जाए, इसको चुनाव तक इसको खींचा जाए। लेकिन इसमें जो जिस तरीके से अब की बार यूपी के किसानों की सहभागिता नहीं हुई, और जिस तरह से इन्होंने पंथेर और ये रज्जोवाल, ये जो लोग हैं जो इस समय लीड कर रहे हैं, इन सब की जो असली चाल है ये कि भाई हम हीरो बनेंगे इस बार। पिछली बार जैसे राकेश टिकैत हीरो बन गए थे, पोस्टर बॉय बन गए थे, तो इनकी प्लानिंग, इन्होंने विश्वास में नहीं लिया किसी को, ना किसी से बात की, अपने स्तर पर ही शुरू कर दिया। तो ये इस हिसाब से मतलब प्लानिंग के लेवल पे तो फेल है ये। जो इनकी मंशा है वो तो पूरी होती मुझे नजर नहीं आ रही। लेकिन जो क्या कहते हैं कि एक मैं जो चीजें सेंस कर रहा हूं इसमें, इसका रूप पहले वाला जो पार्ट था उससे ज्यादा उग्र है। पहले वाले में ये सेंटिमेंट्स आने में महीनों लग गए थे। अब की बार शुरुआत से ही कि मार देंगे मोदी जी को, मार देंगे फलाने को, मार देंगे, पता नहीं क्या क्या कहना शुरू कर दिया। तमाम तरह के वीडियो वायरल होने लगे, वो वहां बैठा हुआ पन्नू बकवास कर रहा है, तमाम तरह की बातें जो चलने लगी है। तो इसमें बड़ा उग्र इसका रूप है। और देखिए, मैंने इस तरह के हमेशा मैंने बहुत आंदोलन हमने भी कवर किए हैं, और हमने तो सबसे मेन अपने कैरियर की शुरुआत टिकैत साहब के आंदोलन की कवरेज से ही की थी, जिन दिनों वो बड़े एकदम ऊंचाइयों पर हुआ करते थे। और मतलब एक यूपी मिनट की कोई 2-4 जी, घंटे में लाखों लोग इकट्ठा कर लेते थे वो तो। लाखों लोग इकट्ठा कर लेते थे, और उनका भय था। अगर ये पता लग जाता था ना कि डीएम से मिलने के लिए आज टिकैत आ रहा, तो डीएम ऑफिस नहीं आता था अपने, कहता था यार वहां बुला लो, कोठी पे बुला लो, ऑफिस में नहीं आता था। ये स्थिति थी उस समय, भय वहां का माहौल था इनका। लेकिन बाद में समय के साथ साथ इनकी जो है वो खत्म हो गई है। और देखिए, हकीकत बात बताऊं मैं आपको, टिकैत की तो जो राजनीति खत्म की वो अभी योगी ने ही खत्म की है उत्तर प्रदेश में। अच्छा, कैसे? आप कोई भी, आप कितने भी चीफ मिनिस्टर आए, चाहे मायावती आई, अखिलेश, मुलायम, कोई भी चीफ मिनिस्टर, ये 3 लोग सीएम रहे पिछले 20-25 साल में यूपी में, और तो कोई बना नहीं सीएम कल्याण सिंह के बाद से, या फिर अब योगी बने। इस दौरान सबके साथ बैठ के, टेबल पर बैठ के इनकी बातचीत हुआ करती थी। वहां इन्हें कालिदास मार्ग और उधर वहां लखनऊ बुलाया जाता था, और वहां बैठ के इनके साथ बातचीत हुआ करती थी। लेकिन योगी ने कभी बैठ के टेबल पे बात नहीं करी इनके साथ। योगी का आप दिखा दो कोई फोटो राकेश टिकैत के साथ मंच शेयर करते हुए, कहीं फोटो कोई दिखा दो। वरना बीजेपी के तमाम नेताओं के मिल जाएंगे आपको, अडवाणी का मिल जाएगा, अडवाणी जी तो
टिकैत साहब के निधन पे जो है गांव में भी आए थे। राजनाथ सिंह का बड़ा इनके साथ नजदीकी रहा है। राजनाथ सिंह से तो कह के, जब राजनाथ सिंह कृषि मंत्री थे, कह के कुछ भी करवा लेते थे उस समय तो। लेकिन योगी और मोदी की जो जोड़ी बनी है ना, कॉम्बिनेशन, इसने ये तय कर लिया, मुझे तो ऐसा लगता है कि इन्होंने तय कर रखा कि इनके साथ टेबल पे बैठ के बात नहीं करनी। जो कर लें, ये कुछ भी कर ले, इन्हें टेबल पे बैठने के लिए बुलाना नहीं है। अब कुछ लोग ये कह रहे थे कि शायद ये जयंत चौधरी के बहाने इन्हें ये मौका मिल जाएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि जयंत ऐसी गलती करेगा। तो आंदोलन मैं तो कल, क्योंकि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो सेंटिमेंट दिख रहा है वो तो ये है कि भाई तो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया, जयंत हाँ, इधर शामिल हो गया, और ये हम्म, टिकैत तो ये जो है ये अपने तो पैसे धंधे का काम कर रहा है, अपने पैसे बनाने हैं इसको, हाँ। इसलिए ये कर रहा है, तो कोई सेंटिमेंट है ही नहीं आपको एक उसके साथ। मजे की बात बताता हूँ संजय जी। अभी हम्म परसों जो है परसों नहीं, कल ही तो, हाँ, वो अखिलेश ने टिकट डिक्लेयर करे अफजल अंसारी वगैरह का। ध्यान है आपके? वो हम्म 10-12 लोगों की सूची हम्म, जारी करी है। तो उसमें 11 क्या काम, 11 लोगों की, हाँ। तो उसमें क्या 11 काम करा, उसमें मुजफ्फरनगर से हरिंदर सिंह मलिक को दे दिया। ये पहले हाँ राज्यसभा के सांसद रहे, एक बार चौटाला ने बनवा दिया था इनको। हम्म और वो ये कह रहे थे कि हमें आरएलडी का टिकट दे दो। था हरिंदर हरिंदर मलिक वैसे समाजवादी पार्टी में है, महासचिव बना हम्म रखा है अखिलेश यादव ने, और उनका बेटा हम्म जो है चरथावल से, वहां से विधायक है, सपा हम्म सपा का विधायक। तो ये हम्म कह रहे थे, उसने कहा अखिलेश ने कि भाई आपका बेटा सपा का विधायक है, तो आप सपा के सिंबल पे लड़ लो। हम्म। तो उनका कहना था कि नहीं साहब, सपा के सिंबल पे एक भी जाट हमें वोट नहीं देने का यहाँ मुजफ्फरनगर में। अब सब वो मुजफ्फरनगर का दंगा किसे भूलता है, तो 13 अभी 2013 में ही तो हुआ था, इतने पुरानी बात है भी नहीं। तो तब से यहाँ समीकरण खत्म हो गया। तो उनको इससे बड़ा नुकसान हो गया कि आरएलडी चली गई बीजेपी के साथ, और वही हम्म। अखिलेश यादव पे दबाव ये बना रहे थे कि साहब मैं लड़ लूंगा तो आपके गठबंधन से, लेकिन मैं मुजफ्फरनगर में लड़ूंगा तो मुझे सिंबल आरएलडी का चाहिए। जब आरएलडी के साथ लड़े थे तो देखिए सपा के विधायक जीत गए थे, सपा हाँ, इनके जो गठबंधन के आरएलडी के सिंबल पे तो जितने भी लड़ाए थे उन्होंने ज्यादातर जीत गए थे, तो सबको फायदा हुआ मुजफ्फरनगर था। में 6 में से 4 जीते थे। हाँ, मुजफ्फरनगर में तो 6 विधानसभा है इस समय, सिटी वाली को छोड़ दे, सारी आरएलडी के पास है, आरएलडी और सपा के पास। सपा के पास 5 जीत गए, 6 में हाँ, से 5। हाँ। तो इन ये जो जैसे आप जयंत वाली बात कर रहे थे, भारत रत्न वाली, वहां से शुरू हुई थी बात। तो इनकी जो राजनीति है तो वो इस हिसाब से भी खत्म ही है। इन लोगों का तो यही रहता था कि हमारी मर्जी से 2-4 लोगों को टिकट दिलवा दो, या कई बार ये गन्ने के रेट को लेके हल्ला मचाया करते थे। लेकिन आप अब योगी को देखिए आप, कि पिछले वाली योजना में 17 से 22 तक योगी ने 4 साल तक गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया। कहीं कोई आंदोलन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, 4 साल तक रेट नहीं बढ़ाया। रेट बढ़ाया कब? जब चुनाव होने थे उससे 2 महीने पहले, लास्ट वाले सीजन में, 21-22 वाले सीजन में, जब विधानसभा चुनाव आने थे, उसमें गन्ने का 40 यानी 50 रुपए, कितने रुपए बढ़ा दिया था उस समय। तो उसने कहा कि भाई हमारे पास 12,000 करोड़ की पेंडेंसी अखिलेश यादव छोड़ के गया, पहले वो पूरी करेंगे हम। आप लोगों के बिल पुराने जो पेमेंट है वो क्लियर कर दें, तभी तो हम आपके पेमेंट कर पाएंगे। आगे का तो उसने बढ़ाया ही नहीं, कोई आंदोलन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। देखिए वो माइंड तो सेट इसलिए होता कि है। वो पेमेंट जो है वो एरियर पेमेंट कर दिए, और आज की डेट में रेगुलर पेमेंट हो रहा है। ये हाँ, लोग दाम तो बढ़ा देते थे, पेमेंट होता नहीं था। पेमेंट होता नहीं था। लोग अपनी पर्चियां ले लेके बैठे रहते थे सालों अब सालों। अब क्या फायदा, आप 50 रुपए दाम बढ़ा दो। शुगर मिल कह रही है कि साहब हमारे पास, हमारी तो चीनी बिक नहीं रही, हमारे पास स्टॉक बढ़ता चला जा रहा है, गवर्नमेंट कुछ उसमें हेल्प कर नहीं रही है, बफर स्टॉक की समस्या परमानेंट बनी रहती है। तो करते कैसे, बैलेंस कैसे करा जाए चीजों को? तो इसी तरह से पेंडेंसी बढ़ती जाती है। उन्होंने कहा कि हम पहले पेंडेंसी क्लियर करेंगे तभी हम दाम बढ़ाएंगे। तो अब तो पेमेंट ऐसी होती है कि आपने गन्ना डाला तो अब आप समझ लो कि इस समय जनवरी के लास्ट तक का पेमेंट लगभग सबका क्लियर है। तो और इस डायरेक्ट आ तरीके जाता से है, किसी को चक्कर नहीं खाने, कुछ चक्कर नहीं, अब तो अकाउंट में ही आता है सबका, बहुत सालों से आ रहा है सीधे। तो अकाउंट में आता है सबका। हम्म। तो इनकी राजनीति तो इन्होंने बिल्कुल यहाँ पे खत्म कर दी। और ये पंजाब वाला जो है, जो आंदोलन तथा पहले कथित तो चल रहा है। देखिए हमारे यहाँ भी गन्ने की खेती होती है लखीमपुर जी, खीरी में, तो वो हाँ, पर्ची लेके बैठे रहते थे, साल साल भर तक पेमेंट नहीं आता। हाँ। अरे सोसाइटी में जाना पड़ता था पहले तो सर पेमेंट के लिए, आपको तो पता ही होगा, गन्ना सोसाइटी में जाना पड़ता था पेमेंट लेने के लिए, लाइन में लगना पड़ता था। बहुत हालत खराब। ये अटल जी के समय से हो गया था, ऑनलाइन बैंक में अकाउंट में डालने वाला, अटल जी ने करवाया था ये, उनकी सरकार में हुआ था ये फैसला।
इन लोगों का तो मामला ऐसा ही रहता है ना कि जितना आदमी चक्कर खाए लगता है कि साहब वो ओब्लाइज होता है। आदमी जब चक्कर खाता है और काम होता है तो उससे ओब्लाइज नहीं होता है वो। उस समय तो कहता है ये कि भी अच्छा खबरें बेटा जब आती मेरा थी। टाइम आएगा तब देख लूंगा। हाँ संजय जी, ये भी खबरें आती थी कि पेमेंट कराने के लिए भी पैसे ले लिए जाते थे, कि तेरी पेमेंट पहले करा बिल्कुल, देंगे। ये पैसे ले लेते बिल्कुल, थे, बिल्कुल। जो नेता दलाल होते थे बीच में, ये पैसे ले लेते थे किसानों से। बड़ा शोषण होता था। अब अकाउंट में आने वाला तो मामला बहुत बढ़िया है। अब देखिए, एक बेसिक चीज बताता हूं मैं आपको किसान आंदोलन को लेके। सरकार की नीति क्या है? सरकार किसानों को लेकर जो नीति बनाती है, वो मेरा मानना है, आप आपकी भी अपनी राय हो तो कुछ आप जरूर उसमें आप ऐड ऑन करना। जो किसानों के लिए नीति बनाते हैं, सरकार ये बनाती है, किसी के पास अगर 2 बीघा भी जमीन है ना, 1.5 बीघा भी, उसका भी फायदा हो। तो सरकार तो पॉलिसी बनाती है छोटे से छोटे किसान को ध्यान में रख के, और इसे जो लीड करते हैं आंदोलन को, वो सारे बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज वाले, जिनके 400-400 बीघे के फार्म है, और जिन्होंने टैक्स बचाने के लिए अपनी बीवी, भाभी, देवर, उन सब के नाम 5 जगह बेनामे जमीनों की रजिस्ट्रियां करवाई हुई है, चल 50-50 बीघे की काश्त में। आपको ध्यान होगा कि एक समय सुखबीर सिंह बादल और इनकी प्रॉपर्टी थी यहाँ पे उत्तराखंड में, जब ये उत्तराखंड बना था उधम सिंह नगर में। इन सब लोग वहां उस समय अभियान चला था कि 50 बीघे से ऊपर की होगी नहीं किसी के नाम। तो सबने, किसी ने अपनी भाभी के नाम कराई, किसी ने बेटे के नाम कराई, ऐसे कराना पड़ा था इन सब लोगों को। तो आंदोलन में तो हाँ, लेके आ वो तो जाते हैं है वो ना लोग। कि यूपी में तो सिंचित भूमि की तो सीलिंग है ना। हाँ, तो सीलिंग से ऊपर हो ही नहीं सारी की सकता। सारी फिर दूसरों के नाम कराते हैं वो। हाँ, और चकबंदी, चकबंदी का विरोध करते हैं कि चकबंदी नहीं होने देंगे। चकबंदी से हमेशा किसान का फायदा ही हुआ है। बिल्कुल। हमारी भी गांव में जमीन है, वो जमीन एक जगह आ जाती है, वो बढ़िया चीज है, चकबंदी कोई बुराई नहीं है। लेकिन उसका विरोध करते हैं। चकबंदी पता नहीं कब से नहीं होने दी इन्होंने, 30-40 साल से चकबंदी नहीं हुई है। तो मेरा तो मानना यही है कि सरकार की सोच तो ये है कि किसान को फायदा कराया जाए तो ये उसे। कहा जा सकता है बड़ी आसानी से कि ये जो किसान नेता हैं, ये एक्चुअल में तो किसान विरोधी हैं। बिल्कुल। जो वास्तव में जो किसान नेता थे, आखिरी किसान नेता वो थे शरद जोशी, शेतकारी संगठन वाले जी जी महाराष्ट्र जी। के। पढ़े वो लिखे आदमी वास्तव थे में वो। किसान है। हाँ, हाँ हाँ। और उन्होंने ही ये सबसे पहले ये चलाया था कि भैया आप तो सारे रेगुलेशन खत्म करो, हम तो फ्री मार्केट चाहते हैं। बिल्कुल। अब ये महेंद्र सिंह टिकैत, ये नरेश टिकैत, इन्होंने किसान यूनियन इन्होंने ने भी यही इन्होंने तो यही थोड़ा, डिमांड की थी। ये और जोर जब वो जबरदस्ती लाए वाले बन गए। कानून तो सामने खड़े हो गए। हाँ। अच्छा, अभी अभी मेरी एक किसान नेता से बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार के सामने कोई आप कंस्ट्रक्टिव आइडिया लेके जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सरकार जिद्दी है। कि अभी हम लोग जो है वो एक वेलफेयर एसोसिएशन चलाते हैं, पीजेंट वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से उनकी एक संस्था है। उन्होंने कहा कि हम लोग कृषि मंत्री से मिले और हमने कहा कि साहब, प्याज पे जो है वो आप एक्सपोर्ट का जो बैन लगा हुआ है वो आप हटा दो, वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा, किसानों का भी नुकसान हो जाएगा इसमें। अभी हटा दिया कल परसों ही गवर्नमेंट ने। तो उन्होंने कहा कि अगर जो चीजें हैं सरकार के सामने तरीके से रखी जाए और सरकार को लगता है कि हाँ, तो सरकार कोई ऐसा जिद नहीं करती है। लेकिन इनकी तो सीधी बात यही है कि साहब, हम आपको याद होगा, जब किसान आंदोलन पहले वाला खत्म हो रहा था दिल्ली के बॉर्डर पे और तंबू उखड़ने लगे थे, तो ये अजीत अंजुम एंड पार्टी जो है राकेश टिकैत का इंटरव्यू करने पहुंचे आखिरी दिन। ये राकेश टिकैत वहां से हिलने का नाम नहीं ले रहा था उस समय। सब लोग तंबू उखाड़ के, पंजाब वाले, हरियाणा वाले तो सबसे पहले भाग गए थे, ये यूपी वाले बचे हुए थे वहां। तो अजीत अंजुम और इन सब के इंटरव्यू में ये कह रहा था राकेश टिकैत कि एमएसपी का हम मामला है वो तो रहा है। जबकि एमएसपी वाला तो मुद्दा कहीं था ही नहीं, केवल कृषि कानूनों का जो विरोध था वहीं से बात शुरुआत हुई थी। और धीरे धीरे उन्होंने बात कह कह के एमएसपी वाली बात उसमें ऐड ऑन कर दी कि एमएसपी के वाले मुद्दे पे सरकार बात नहीं करना चाहती। और बस वही सोच कि तंबू आज उखड़ रहे हैं, यहां से तंबू उखड़ने नहीं चाहिए। तंबू उखड़ जाते हैं तो इनका धंधा पानी सबका बंद हो जाता है। लेकिन तंबू चूंकि पंजाब में ही रुक गए हैं तो इससे भी तो हाँ। परेशानी हो रही है ना, क्योंकि पंजाब वाले इनको गालियां दे रहे हैं। पिछली बार तो ये पंजाब में तो कोई दिक्कत हुई नहीं थी, क्योंकि सारे के सारे तंबू जाके दिल्ली के बॉर्डर पे बैठ गए थे। तो दिक्कत हुई थी तो हरियाणा वालों को वो हुई थी तो या दिल्ली वालों को हुई थी। अब अब तो पंजाब वालों तेल को की ही दिक्कत समस्या हो रही पैदा हो है, गई है। क्योंकि इस बार उन्होंने पंजाब से आगे घुसने नहीं दिए। और वो तो गवर्नमेंट ने तो बयान जारी कर दिया था 2 दिन बाद ही कि अगर ये चलता रहा तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में पेट्रोल की और डीजल की और इन बाकी चीजों की सप्लाई पे प्रभाव पड़े पंजाब की। लोगों को बता भी दिया था कि भैया ये, जिससे एक जनता के बीच में एक ओपिनियन बने कि भाई ये क्या कर रहे हैं, हमारा रास्ता बंद कर रखा है इन्होंने।
तो ये चीजें भी तो, इसके साइड इफेक्ट्स इस तरह के भी तो आएंगे ना सामने, अब अगर रास्ता रोक के आप बैठ जाएंगे इस तरह से। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। नहीं और तो आपने आप तो तो संजय क्या जी देखते हैं वीडियो इसका बनाया अंत, था इस ये पे। क्या नहीं, क्या आपने ये तो जो है, ये बिना लट खाए जो है ये हट जाएँगे क्या? नहीं, देखिए संजय जी, एक चीज जो मैं इसमें भांप रहा हूँ, सबसे मेन बात, आप देखो कि जो, आप तो एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर रहे हैं, आपने तो देखा होगा कि जो भीड़ होती है ना, भीड़, उसे आप भड़काइए कितना भी, मंच से आप खड़े होकर कितना भी भीड़ को भड़काइए, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, एक ईंट से ईंट बजा देंगे, तो जब ये लौटती हुई भीड़ होती है ना किसी रैली से, ये बड़ी आतताई होती है। मैंने प्रत्यक्ष उदाहरण देखे हैं, दंगे होते देखे हैं मैंने, लूट खसोट होती हुई देखी है, मार्केट में तोड़ फोड़, इन्हें जो भी चीज सामने नजर आएगी, फिर जब ये वापस लौटेंगे ना, तो इन्हें कंट्रोल कौन करेगा, फिर सरकार पे फोड़ दिया जाएगा कि साहब सरकार ने कंट्रोल नहीं किया, या सख्ती करेगी सरकार तो सरकार उसमें फंसेगी। तो आप सेंटिमेंट्स को जिस तरह से आप उभार रहे हैं, पीएम के खिलाफ बयान देके, सरकार के खिलाफ बयान देके, और भड़काऊ बयान देके मरने मारने की जो बातें करी जा रही है, ये बहुत गलत टेंडेंसी है। और इसका तो मुझे संदेह है कि अगर इस तरह का हुआ तो ये बड़ा हिंसक भी हो सकता है। पहले वाला जब हुआ था आंदोलन, उसमें तो कहीं सरकार ने आंसू गैस के गोले इस तरह से नहीं चलाए थे, इसमें तो पहले दिन ही करना पड़ गया। इतना उग्र था कि वो बैरिकेटिंग लगी हुई है, उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। ये तो प्री प्लान्ड ही सब कुछ था। और इसमें तो देखिए, मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि इसमें सबसे बड़ा जो वहां पे, इसमें आपने शायद वीडियो भी बनाया था इस पे, ये आम आदमी पार्टी की वहां सरकार है, वो तो बिल्कुल खुल के इसे सपोर्ट कर रही है, और इनकी पहले से प्लानिंग थी इसे लेके। देखिए ऐसे इश्यूज़ में सबसे पहले जो है ना, वो जब इस तरह के आंदोलन होते हैं ना, तो जो लीडर्स होते हैं उनको अगर आप गिरफ्तार करके अंदर नहीं डालेंगे, तो हाँ। जो टॉप लीडर्स हैं ना, ये सब बैठे हुए हैं, ये पंढेर, दल्लेवाल और वो कौन राजोवाल और ये, हम्म। इनको गिरफ्तार करके और वहीं अमृतपाल के पास भेज दो आप डिब्रूगढ़, देखो 5 दिन में शांत हो जाएँगे। वैसे सही बता रहा अमृतपाल हूँ। अमृतपाल अमृतपाल का देखा डिब्रूगढ़ में आपने कि है। नहीं इतना देखा सारा अमृतपाल, बनाया गया था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, और जब उसको कुछ भी नहीं गिरफ्तार हुआ। करके भेजा गया तब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। वैसे एक वैसे एक आप एक ये एक कंफर्म चिड़िया आप तक नहीं चहचहाई। वैसे डिब्रूगढ़ में है कि नहीं अमृतपाल, या कहीं और पहुंचा दिया वहां से भी? नहीं, डिब्रूगढ़ में तो अभी पकड़े गए ना, वहाँ पे उनके वो मोबाइल-शोबाइल और जो है वो बाकी जो कम्युनिकेशंस के जो वहाँ मैंने कहा वहाँ वहां पकड़े हेमंत गए। बिस्वा शर्मा है, पता लगा कहीं उधर म्यांमार वगैरह ले गए हो से, वहां से निकाल के कहीं। नहीं, नहीं वो तो कन्फर्म है, वही है। तो हाँ, वही तो इनका जो ये इन्होंने जो हिंसा की कोशिश की थी इन्होंने, वो अमृतपाल के माध्यम से की थी, तो अमृतपाल को तो पकड़ के वहाँ भेज दिया। हम्म। अब इनको अगर इसे डिफ्यूज़ करना है, हम्म। वाक़ई इसको ख़त्म करना है, तो लीडर्स को उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, 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 और सख्ती तो करनी पड़ेगी। सख्ती करनी पड़ेगी, और लीडर्स जब उठ जाते हैं ना, तो फिर बाकी जो ये कुछ नहीं होता चल्ले-बल्ले फिर, जिनको गाइडेंस नहीं मिलती, ये सब सब आप भाग देखो जाते हैं अभी काम धंधा छोड़ के। 3 दिन पहले वैसे ही वहाँ पे आपके कितनी भीड़ रह गई है, 1000 भी नहीं रह गए वहाँ पे, हाँ। आपके शंभू बॉर्डर पे, अरे आप याद कीजिए ना, जत्थे बढ़ते रहते हैं। 26 जनवरी वाली घटना लाल किले वाली जब हुई थी पिछले वाले आंदोलन में, उससे अगले दिन शाम को ही योगी ने डीएम भेज दिया था गाजियाबाद का, गाजीपुर बॉर्डर पे, और कह दिया था कि भाई 12 12:30 बजे तक खाली कर दो, सब भाग जाओ यहां से। और उसी दिन ये रोया था राकेश टिकैत, आपके ध्यान है? उसी दिन, अरे अगले वो तो दिन उसी ये दिन रोया था। खत्म हो जाता है, ये तो और पता ये नहीं क्यों। उसी दिन ये खत्म हो जाता, और उसके बाद ये चला, और बहुत जम के चला, लंबा चला, नवंबर तक चला उसके बाद, ये जनवरी से उसी लेके। दिन खत्म कर सकते थे, बहुत अच्छा मौका था। हाँ। लेकिन किसने क्यों ये कहा कि नहीं योगी जी मत करो आप? हाँ, वो तो उस समय खुलेआम चीजें आई थी कि ऊपर से आया फोन, दिल्ली से कहा गया कि नहीं भाई, ये सख्ती नहीं करनी है, करना तो और अल्टीमेटली सख्ती कोई थी नहीं, सख्ती। वो तो भागा जा रहा था खुद ही। भागे जा रहा था। और उस समय जो लोग थे, वो जो लाल किले वाली घटना हुई थी ना, उससे भीड़ के मन में एक भय हो गया था, कहीं मेरा नाम तो नहीं आ गया उसमें, कहीं मेरा तो नाम नहीं आ गया। तो सबके अंदर एक वो जो होती है ना कि क्रिमिनल वाली जो, क्राइम वाली जो एक फीलिंग होती है, वो आ गई थी कि यार मैं, कि कहीं मेरे तो गलती नहीं होगी, कहीं मेरा तो रिकॉर्डिंग में फोटो नहीं आ गया। तो एक भय का माहौल था उस समय, सब मौका देख के भागना चाह रहे थे वहां से। और हमारे
बीजे न्याय यात्रा वाले साहब जो हैं वो अब रायबरेली पहुंच चुके हैं। हम्म। अमेठी का दौरा उनका समाप्त हो गया है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे मामला गड़बड़ होता जा रहा है। आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी है अच्छा, हो गया, ऑफिशियली और डिक्लेयर हो गया? हाँ वो डिक्लेयर हो गया। उन्होंने तो अच्छा वो अच्छा कोई अच्छा, आओ कल लग तो रहा था कि वो उनका वो ही है मामला। शोषित समाज पार्टी कोई बना ली है उन्होंने, कोई हाँ, नई वो शोषित पार्टी समाज बना के। पार्टी तो बनाएंगे ही वो, कितनी बार इधर से उधर पलटी मारेंगे। वो कोई अ, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बना दी उन्होंने, देखिए अब ये, RSSP। हाँ, तो उसमें क्या है कि आरएसएस पी वाला जो है, इन्होंने संकेत दे दिया है कि भाई अल्टीमेटली हम आपको ही सपोर्ट करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य तो अपनी बेटी की सीट बचाना चाहता है दरअसल, जो बदायूं से उसकी जो तो वो वो तो कैसे बेटी है बचेगी? वहां से। वो तो किसी तरह से यही चाहता है ना कि किसी तरह से मेरी कहीं बीजेपी में किसी भी तरह से सेटिंग बनी रहे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने तो सबसे बड़ा चैलेंज अब वही बचा है, और कोई तो चैलेंज मुझे तो लगता है ये जानबूझ के भगाया है अखिलेश ने, क्योंकि बेटी के तलाक हो गया था और जो हाँ तलाकशुदा जो हस्बैंड है उसको उन्होंने फर्रुखाबाद से टिकट दे दिया, डॉक्टर शाक्य को। हाँ, और बड़े वीडियो वीडियो वायरल हुए इनके, तो उसने बयान बयान भी दिए इनके खिलाफ। तो जब जिसको कहते हैं कि जिस दामाद से दुश्मनी हो गई हो उस दामाद को आप जो है सामने खड़ा कर दो बगल की सीट से, तो फिर दुख तो होगा ही ना। मुझे लगता है ये हाँ। मुख्य कारण है। लगता है कि अखिलेश ने जानबूझ के भगाया इसको, कि ये लाइबिलिटी बन गया था ये। और एक तो ये हो गया, दूसरा अभी राजस्थान पहुंची नहीं है और राजस्थान से एक बड़ा ट्राइबल लीडर जो है वो छोड़ के चला गया, हम्म। महेंद्रजीत सिंह मालवीय। कई और भी आओ। लाइन में लगे हुए हैं। हम्म। मध्य प्रदेश का पता ही नहीं चल रहा है कि कमलनाथ रहेंगे कि जाएंगे। कमलनाथ के बारे में कह रहे हैं कि 2 मार्च को अनाउंसमेंट होगा। 2 मार्च को जो है वो एंट्री करेगी यात्रा वहां पे, उस दिन पता लगेगा कि कमलनाथ कांग्रेस के साथ हैं या नहीं। ये कहा जा रहा है कमलनाथ के बारे में तो। यात्रा 2 मार्च को क्यों करेंगे? अभी तो सीधे रायबरेली के बाद से यहाँ से सीधे नहीं, मुझे तो यही जानकारी मिली थी कि शायद हो सकता है बीच में ब्रेक वगैरह हो कुछ। तो 2 मार्च में कितने दिन है? 12 ही दिन तो हैं। 20 फरवरी तो है ही आज। अभी तो है ही, 16 मार्च तक चलनी है यात्रा तो। पता नहीं क्या करेगा 16 मार्च तक यात्रा चला के। तब तक तो लोकसभा इलेक्शन का डिक्लेरेशन हो जाएगा, घोषणा हो जाएगी। हम्म। हाँ, लेकिन राहुल गांधी ने जो वो बयान दिया उस पे आपका भी तो कुछ कमेंट चाहिए ना। वो ऐश्वर्या राय का नाम क्यों ले रहा है बार बार? वो उसको जो है वो पता नहीं, नाचने वालियों से ज्यादा प्यार है। तो उसे 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 कुछ जेलेसी फोबिया है क्या कि वो अभिषेक बच्चन से शादी कर ली उसने, और ये राहुल गांधी तो ऐसी कुंवारा ही घूम रहा है अभी। नहीं, लोग ये कह रहे हैं ना कि उसके परिवार में इतिहास है ना हम्म। नाचने वालियों का, नहीं, अब इसलिए। आप अब अब आप ये बताइए, अब आप ये देखिए मैं बताइए। नाम नहीं ले हाँ रहा, लेकिन भाई बार बालाओं का तो इतिहास है ना राहुल गांधी की परिवार में। हाँ हाँ। नहीं, अब आप ये बताइए कि वहां ये कह रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो हो रहा था उसमें अमिताभ बच्चन थे, ऐश्वर्या राय थे। पहली बात तो ऐश्वर्या राय थी नहीं वहां पे, उसे बुलाया नहीं था। अमिताभ बच्चन आया हुआ था, वो अपने बेटे के साथ आया था। जया बच्चन थी नहीं, वो शायद इनवाइटेड भी नहीं थी। तो मतलब किसी की बहू बेटियों का इस तरह से नाम लेता हुआ घूम रहा है। और ये इसने दो दो जगह कहा, इसने कल अमेठी में भी बोल ली है ये बात, और उससे एक दिन पहले इसने इलाहाबाद में भी यही बात बोल ली, प्रयागराज में। वहां पे हम्म। भी यही कहा इसने कि आप मोदी जी है बेवकूफ बना रहे हैं लोगों का। वहां पे मोदी थे, ऐश्वर्या राय थी, और अमिताभ बच्चन थे, ओबीसी नहीं था। अब कोई इससे पूछे कि ओबीसी के यहाँ माथे पे लिखा रहता है कि ये ओबीसी है? उत्तर प्रदेश की आधी कैबिनेट जो है ओबीसी है, सारे थे वहां पे। ये देखिए, देखिए हम किसी का नाम नहीं लेते और नाम नहीं लेते क्योंकि नाम लेना उचित नहीं है। ये तो बदतमीज है राहुल गांधी जैसे, जो किसी महिला का नाम ले लेते हैं। हाँ, नाम नहीं नहीं, लेते। उसका कोई कोई कॉन्टेक्स्ट, उसका कुछ संजय जी कोई रीजन अब होना चाहिए सबको ना। पता है ना कि भाई बारबाला कौन थी, कोई कहने की जरूरत थोड़ी है, सबको पता है। बिल्कुल सही तो बात फिर है। इतना नाचने गाने से फिर इतना इतना जो है वो
प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम? बेकार की बातें हैं सब, ऐसे ही कह रहे हैं। और वो जो अखिलेश यादव है, वो ये पप्पू है तो वो सवा सवा पप्पू है। वो उसने तो बड़ा अभी गजब का अभी काम किया साहब। उसने राज्यसभा के टिकट दिए, जया बच्चन को हाँ, दे दिया और राजीव रंजन को दे आ- दिया। आलोक रंजन को। अब आप ये बताओ कि आप सपा से करना चाहते हो और सपा के सांसद की बहू के खिलाफ इस तरह से बोल रहे हो आप, और रामजी बताइए। लाल सुमन को दे दिया। और हम्म। सलीम शेरवानी जो उनके वो चाहने वाले थे, राज्यसभा टिकट चाह रहे थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। हाँ, वो तो मैसेज पार्टी ये छोड़ चला के गया चल। कि साहब कि ये तो जो है वो नहीं नहीं नहीं। मुसलमानों को सिर्फ यूज करते हैं। एक्चुअली क्या है कि इस समय हाँ उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम मतदाता है, उसके सामने बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, वो कैसे कैसे बचे बीजेपी वो से। बड़ी समस्या ये है कि अब उसकी समझ में आता जा रहा है कि भैया योगी जी की पॉलिटिक्स जो है उसने ये स्थिति कर दी है कि कोई भी खुल के मुसलमान को सपोर्ट नहीं कर पा रहा, और करता भी है तो कैसे लोगों को। वो मुख्तार अंसारी के भाई को टिकट दे दिया उन्होंने गाजीपुर से। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा था कि वो सलीम शेरवानी को क्यों भेजेगा, वो मुख्तार अंसारी से वोट लेने हैं ना। अगर आपको मुसलमान को सांसद बनाना है तो आप मुझे वोट दो, और अगर मुझे अपने चुने हुए विधायकों से किसी को राज्यसभा में भिजवाना है तो वो मेरी मर्जी, मैं तो उन्हें दूंगा। अब उन्होंने, यही तो सलीम शेरवानी ने कही, भाई दो तो कायस्थ आपने चुन लिए, और तीसरा जो है बेचारा वो रामजी लाल सुमन। और अब कहीं ऐसा ना हो कि वो जो 11वां संजय सेठ खड़ा कराया बीजेपी वालों ने, ये रामजी लाल सुमन रह जाए और वो जया बच्चन और आलोक रंजन ही पहुंच जाए, बेचारा वो गरीब मारा जाए, तीसरी हाँ, सीट निकल जाए। अब हाँ उन्होंने 8वां खड़ा कर दिया है संजय सेठ को। तो हाँ संजय सेठ तो पुराने समाजवादी हैं, हाँ धन पशु हैं, तो हाँ, उनके तो पास सेठ नाम है उसका, तो नाम ही सेठ है। न- अरे वो तो इनका सारा पैसा तो वही रखता था ना, और बाद में चला गया हाँ, सारे पैसे लेके। वो तो ये भी तो बड़ी भारी समस्या कंस्ट्रक्शन के है समाजवादी पार्टी की। उनके पास लखनऊ में फंड की लगा रखा है, प्रॉब्लम हो गई क्योंकि कंस्ट्रक्शन में संजय पैसा। सेठ उड़ गए इनके फंड लेके सारे। हम्म। तो अब नहीं तो संजय सेठ अब आप ये चुनाव जीतेंगे तो नंबर 1, 2, 3 ये किसको देंगे? जिसको नंबर 3 बात देंगे। तो यही है, बात यही है कि अब प्रायोरिटी कैसे तय कराई जाएगी, क्योंकि तीसरे तीसरे वाले का नंबर लगेगा जो थर्ड प्रायोरिटी में रहेगा, मुझे लगता है इस उसी को मामले में खतरा होगा। हमारा बेचारा बेचारा ब्यूरोक्रेट मारा जाएगा, और क्या। नहीं, मुझे लग रहा कि आलोक रंजन और जया बच्चन को करा देंगे, ये भले ही रामजी लाल सुमन रह जाए। मुझे तो लग रहा कि इनकी चाल तो अभी तक, सोच तो इनकी यही रही होगी। अब पता नहीं क्या होगा, क्या, ये तो देखने वाली बात हो सकता है जया बच्चन को ही हरवा दें इस बार, क्योंकि रामजी लाल सुमन हारेगा तो फिर वही होगा कि साहब दलित हरवा दिया इन्होंने, और वो अपना दो कायस्थ वहां भिजवा दिए राज्यसभा में। ये फिर इनका हम्म। पीडीए कहाँ गया, पीडीए तो उसका क्या होगा फिर, पीडीए का। तो पीडीए में तो, अरे भाई अगर पीडीए तो उस हिसाब से टिकट देने चाहिए थे। एक हाँ, पिछड़े को देते, एक दलित को देते, एक अल्पसंख्यक को देते, तब तो बात बनती। इस बार बताऊं मैं आपको संजय जी, इस बार मायावती के पास बहुत बढ़िया मौका है। मायावती के पास बढ़िया मौका है, उसे अब की बार अकेली लड़ रही है, 80 की 80 सीटों पे कैंडिडेट उतार रही है, उसे 40 जगह 40 सीटों पे मुसलमान उतार देने चाहिए इस बार। वैसे भी मिलना मुलाना तो कुछ है नहीं, 40 सीटों पे मुसलमान उतार दे और संदेश दे दे मुसलमानों में कि साहब आप हमें वोट दो, देखो हमने 40 टिकट दिए हैं 80 में से, फिर देखो अखिलेश यादव के पास बचता क्या है, साफ हो जाएगा बिल्कुल। होगा तो कुछ क्योंकि मायावती तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए मशहूर है। हाँ, वो कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकती है। ये भी सोशल इंजीनियरिंग है। सोशल इंजीनियरिंग है वो तो। हाँ, एक बार तो उन्होंने विधानसभा में 80 टिकट ब्राह्मणों को दे दिए थे जिस बार जीती थी तब। बिल्कुल, सीएम बन गई थी। इस बार क्या पता 40 के 40, अगर 40 मुस्लिम सांसद उस 40 सीट तो ऐसी छांट ही सकती हैं जहां पर मुसलमानों के 2, 4, 5 लाख वोट हों, तो ऐसी जगह उतार दे तो इनका तो खेल खत्म कर ही देगी मायावती। और कुछ हो या ना हो, इनका तो खेल खत्म कर देगी, क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था। सब लोग जानते हैं कि वोट ट्रांसफर पिछली बार किस तरीके से हुआ था। जहां पे भी दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन बना था, मायावती का बैनर था, वहां पे सारे जीत गए थे।
10 सांसद बन गए थे मायावती की, तो 0 से 10 पे पहुंच गई थी पिछली बार। सहारनपुर वाला हो, आगे कई और बन गए थे इसी तरह के। और हमारे अखिलेश बाबू की तो श्रीमती जी हार गई थी। हाँ, फिर कैसे होगा बताइए? इस बार भी मुश्किल है, मैनपुरी से करे हार जाएंगे इस बार। नहीं तो मुश्किल तो इसलिए होने, जब अगर मायावती अलग रहेगी तो मुश्किल तो इन सब के लिए होनी ही है। मायावती तो खेल खराब कर ही देंगे। इसीलिए कांग्रेस चाहती है कि मायावती के साथ हो जाए। और कांग्रेस, संजय जी, कांग्रेस डिले करना चाहती है। आप ये देखिए कांग्रेस ने इस समय क्या रवैया अपनाया है। कांग्रेस ने जानबूझ के बीजे न्याय यात्रा जो है वो ऐसी रखी है कि भाई हम तो बीजे न्याय यात्रा में बिजी हैं, हम सीट शेयरिंग वगैरह का हमारे पास टाइम नहीं है। और इन्हें पता है कि 16 मार्च के आसपास जो है चुनाव डिक्लेयर हो चुके होंगे, उस समय फिर इनसे बार्गेनिंग करेंगे। अब अखिलेश यादव अपनी तरफ से ही तो कहता जा रहा है कि हमने 11 दे दी, 12 दे दी, इतनी दे दी। वो तो उस पर कुछ हाँ ना बोल ही नहीं रहे। ना जयंत ने कुछ हाँ ना की थी, ना इन्होंने कुछ हाँ ना की थी कि तुम दे रहे हो सीटें। वो प्रेशर इस बात का बना रहा है कि आप जल्दी से तय कर लो अपने कैंडिडेट। ये करना नहीं चाहते, ये बिल्कुल आखिर तक खींचना चाहते हैं। हाँ, तो मुरादाबाद बिजनौर सीट को लेकर झगड़ा चल रहा है ना जोरदार। हाँ बिल्कुल, कई सीटों पे झगड़ा है। असल में क्या है कि मुरादाबाद बिजनौर टाइप की जो सीटें हैं ना, खासतौर से मुरादाबाद है, जैसे संभल है, इस पे तो आप किसी भी पार्टी से कोई अच्छा सा मुस्लिम कैंडिडेट आ जाए वो जीतेगा, अगर 2 कैंडिडेट नहीं, वोट नहीं कटता है वहां पे, तो किसी भी पार्टी से आ जाए। पिछली बार गठबंधन से था, अब की बार लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर अगली बार मायावती भी ऐसा ही करेगी कि मुरादाबाद से सपा का तो मुस्लिम आएगा ही, वो एसटी हसन है वहां से, और अगर मायावती दे देगी किसी मुस्लिम कैंडिडेट को, तो मुरादाबाद से बीजेपी के भी सांसद रहे हैं नेपाल सिंह, डॉक्टर नेपाल सिंह। हाँ, वहाँ से रहे हैं, तो वहाँ तो हाँ कई सारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो आपके ठाकुर द्वारा जैसे है, या इस तरह की जो हाँ कॉन्स्टिट्यूंसीज है वो तो पूरी की पूरी हिंदू बाहुल्य है, और बहुत जम के हाँ वोटिंग होती है वहाँ पे। हाँ, बढ़िया वोटिंग होती है वहाँ। रामपुर में हरा ही चुके हैं आजम खां रामपुर का को तो बाई रामपुर इलेक्शन का में। रामपुर का तो फार्मूला बीजेपी वालों ने ढूंढ लिया है पहले ही। वहां का फार्मूला तो बीजेपी वालों ने ढूंढा है कि वहां किसी भी तरह से वोटिंग परसेंटेज जो है वो 40 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, जीते पड़े हैं। और रामपुर प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जाए तो मामला हो जाएगा। हाँ, तो इनकी तो साहब तो मामला बहुत गड़बड़ है। फिर और देखें तो मामला जो चल रहा है हमारे सुप्रीम कोर्ट का, वो तो कल बड़ी विचित्र घटना हुई। वो तो जस्टिस नागरत्ना ने तो यही कह दिया कि साहब की उड़ीसा और बंगाल में कोई तुलना ही नहीं है, हाँ, मामले अलग हैं, बिल्कुल सही बात है। मामले अलग बता दिए। मीलॉर्ड्स के बारे में तो कुछ भी कहना साहब, मतलब समझ में नहीं आता क्या कहा जाए। इनका तो पता नहीं किस तरह से है, मुझे लग रहा है ये लोग भी बैलेंस बना के चलने लगे हैं। अब एक बार इधर की कह दो, एक बार उधर की कह दो, कुछ ऐसा तय कर लिया इन लोगों ने। नहीं, कुछ तो है जिनको आप देख सकते हो, जैसे ये जो जज साहिबा थी जो कल वाली, इनके पिता जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, तो ये एंटाइटल्ड क्लास से आती हैं। तो जो एंटाइटल्ड क्लास होता है वो बड़ा सेक्युलर होता है, और सेक्युलर का मतलब भारत में होता है एंटी हिंदू, और एंटी हिंदू जो है वो बड़े आसानी से एंटी बीजेपी हो जाता है। तो हाँ इन लोगों के रग रग में ये सब कूट कूट के भरा हुआ है, ये जो एंटाइटल्ड क्लास है, तो ये तो पूरी तरह से एंटाइटल्ड क्लास है भाई। तो इनसे तो एक्सपेक्टेड था, आपने देखा था ना, इन्होंने ही बिल्किस बानो वाले केस में कहा था कि नो वुमन डिजर्व्स दिस काइंड ऑफ अ डिसऑनर। ये बहुत बिल्किस बानो में इनका जो था वो दिल पिघला जा रहा था। और यहाँ संदेश खाली की जो इतनी सारी महिलाएं जो हैं वो खड़े होकर कर रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं ना। अच्छा, मणिपुर जैसी संदेश घटना नहीं है, क्योंकि मणिपुर में कुकी क्रिश्चियन थी वो लेडी, हाँ, जघन्य घटना थी और सबने उसकी निंदा की, लेकिन उसके लिए मानदंड अलग थे, संदेश खाली के लिए अलग है। असल में उसमें संदेश खाली के लिए जो है इनका अलग इसलिए वो भी है ना, उसमें जबकि वो जो पार्टी का घटना थी मतलब मणिपुर वाली एक आइसोलेटेड घटना थी।
हाँ, वो और यहाँ बिल्कुल मोब की जो घटना थी। हाँ, सुनियोजित तरीके से चल रहा है वर्षों से, लेकिन इससे उनका दिल नहीं पसीजता। ये दिल जो अरे है बुरा वो बुरा बड़ा अजीब है। संदेश खाली वाले मामले में तो संजय जी आप देखोगे यूट्यूब पे भी उतने वीडियो लोगों ने नहीं बनाए हैं, जितना मणिपुर पे बने थे। अब आप ये देखिए इस कल पे रिपब्लिक के इस पे ब्लॉक कर देंगे आप टैग वीडियो के टाइटल में संदेश खली डाल दो, आपका मोनेटाइजेशन रोक दिया जाएगा, उस पे 18 प्लस की एज रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाएगी। यूट्यूब का भी इस तरह का रवैया है इसके बारे में, संदेश खली वाले मामले में। आपने अगर कोई विजुअल दिखा दिया उसका या थंबनेल में कुछ ऐसी चीज दिखा दी, उसको ब्लॉक कर देंगे। ये चीजें चल रही है, मैंने देखा बहुत और, लोगों के इस तरह के वीडियो। और हमारे जितने आपके जो मित्र लोग हैं, वो देखिए रिपब्लिक के रिपोर्टर को लाइव लाइव ब्रॉडकास्ट पे उसको गिरफ्तार कर लिया और हाँ, सबके सब चुपचाप बैठे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो खबर छपी भी है, आज अखबार में खबर छपी है, इंडियन एक्सप्रेस ने छापी भी है ये खबर। कोई एडिटर गिल्ड कुछ नहीं बोल रहा कुछ नहीं आपका, है, वो तो प्रेस आपने बात क्लब कही दी कि सेकुलर प्रेस होने का क्लब कुछ मतलब नहीं क्या है। बोल रहा। हाँ, कोई कुछ नहीं बोला, आपने बता दी बात, अब बॉटम लाइन कह दी आपने पहले कि देश में सेकुलर होने की परिभाषा क्या है। सेक्युलर का मतलब ही एंटी हिंदू है। हाँ जी, ये पूरा का पूरा देश का सर्वनाश करने के लिए नेहरू खानदान ने ये परिभाषा बनाई थी, क्योंकि उनको अंततः जो है ये पूरा देश उसका पश्चिमीकरण करना था। वो हाँ, आए ही इस हिसाब से थे। गांधी जी ने उनको जो सुपारी दी थी वो इसी हिसाब से दी थी कि ये लो सुपारी भाई, तुमको जो है इस देश को पूरी तरह से, मैं तो महात्मा बन के आ गया और मैंने जो है पूरा जो काम करना था वो कर लिया, अंग्रेज़ों का पूरा काम कर दिया, अब आपको इसको पूरी तरह से अंग्रेज़ बनाने के लिए तुमको देता हूँ। बिल्कुल सही, सही कह रहे हैं आप। अब उसी उसी का तो सब हम लोग भुगत रहे हैं इतने समय से। आज जो जो भी काम हो रहा है उसमें आप देखिए ना कि हर मामला जो है वो कोर्ट में ही जाके अटक जा रहा है। किसी भी मंदिर का मामला है, कोई भी है, कोई सर्वे है, मतलब सर्वे वगैरह इस तरह की चीजें भी कोर्ट में जाके अटक जा रही हैं, उनमें क्या दिक्कतें हो रही हैं हमारी समझ में नहीं आता। इनसे बढ़िया तो कलकत्ता की हाई कोर्ट है, कम से कम ममता बनर्जी को एक तरफा फैसले देती है। ममता बनर्जी जब भी गई हाई कोर्ट में, वहां से उसे लताड़ी मिली हाँ, लेकिन है। बचा लेते हैं ये लोग तो। हाँ, सही कह रहे हैं आप, बचा लेते हैं बिल्कुल। बचा लेते हैं पूरी तरह से। तो ये स्थिति है। अब आप बताइए कि आगे क्या होने वाला है? महाराष्ट्र में क्या होने वाला है? महाराष्ट्र में महाराष्ट्र तो में स्थितियाँ महाराष्ट्र में तो बढ़िया काम कर लिया बीजेपी ने। ये बताया जा रहा है कि इस बार 28 या 30 सीटें लड़ेंगे ये। और जैसे ही अब की बार प्रफुल्ल पटेल का सुनने में आया था कि प्रफुल्ल पटेल जो है वो लोकसभा लड़ना चाह रहा था। प्रफुल्ल पटेल 2022 में बना था राज्यसभा का एमपी। वो अब की बार वो जो उनकी कौन सी सीट है, वो क्या नाम है उसका, गोंदिया गोंदिया क्या नाम है उसका, वहां से वो लड़ना चाह रहे थे। 5 बार वो पहले भी एमपी रहा है। तो उसने लोकसभा का वो करा, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम क्यों लोकसभा के चक्कर में पड़ रहे हो, हम तुम्हें राज्यसभा में भेजते हैं, तुम वहां से इस्तीफा दो। अभी 28 में खत्म हो रही थी, अब 24 में चुना जाएगा तो 30 तक बढ़ गई, और 2 साल की वैलिडिटी और बढ़ गई। वरना लोकसभा के चुनाव तो 2 लड़ने पड़ जाएंगे इतने समय में। तो आराम से जाओ राज्यसभा में। तो बीजेपी ने कहा कि हमें दो ये सीट। हमें बीजेपी का फोकस मेन इस समय ये है कि लोकसभा सीटें बढ़ानी है। अब ज्यादा पे लड़ेंगे तो बढ़िया होगा। स्ट्राइक रेट तो वहां पहले से ही बीजेपी का बढ़िया है, 26 में से शायद 23 या 24 जीती थी पिछली बार जब ये लड़े थे दोनों। 26 पे ये थे, 22 पे शायद वो थे शिवसेना वाले। सीट नहीं, शेयरिंग का तो 25 और माम 23 25 और 23 थे। 25 और 23 ये डिवीजन था। 25 और 23 था। हाँ, और एक सीट बीजेपी आ रही थी, 5 सीट हाँ, वो आ रहे थे। हाँ, उनके 18 आई थी शायद। उनकी 18 आई थी, इनकी 24 आई थी। हाँ, सही कह रहे हैं आप, यही फॉर्मूला था। तो बीजेपी ने तो वहां मामला सेट कर लिया है, कोई दिक्कत मुझे लग नहीं रहा वहां होने वाली है। और तो शरद पवार का मामला भी खराब ही है। अपना दूसरी पार्टी का नाम उससे अपने शरद चंद्र पवार क्या है, वो पार्टी बन गई है उनकी। सारी पार्टियों के नाम ही बदल गए, वहां तो यूबीटी हो गया, किसी का कुछ हो गया। तो वहां तो खेल ज्यादा ही खराब हो गया। और ऊपर से जो ये सब अशोक चौहान और ये सब लोग आ ही रहे हैं।
और अशोक चौहान जैसे लोगों का आना तो अशोक चौहान को तो राज्यसभा भेज ही दिया, बचा हाँ, क्या मास नहीं, मास लीडर है वैसे भी, बढ़िया है, वो तो उसका? हाँ, पॉपुलर मास आदमी है लीडर है, अशोक चौहान। हाँ, मराठवाड़ा में उसका अच्छा इम्पैक्ट है। हाँ। तो उसका मराठवाड़ा लाभ में बीजेपी ने कहा कि आप जाओ, हमने आपको एश्योर किया, राज्यसभा भेज दिया, अब हमें लोकसभा की सीटें जितवा के दो, कितनी जितवा सकते हो आप। करेक्ट। सीधा हो गया वहां तो। ये राज्यसभा का चुनाव जो है, इसने बड़ी सेटिंग की है। ये जो 56-50 सीटों का चुनाव आया है, इसने बहुत सारी चीजें बीजेपी के लिए सेटल कर दी, अलग अलग स्टेट्स में बहुत सारी चीजें जो नहीं हो पा रही थी, और ये लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुआ। इससे बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ। बहुत सारी चीजें सेट की हैं उन्होंने, टिकट दे के किसी को एडजस्ट कर ले, कहीं एलाइज को एडजस्ट कर लिया, जयंत चौधरी को कर लिया, नीतीश कुमार, सभी कई लोग एडजस्ट हो गए इससे। जी, तो अभी तो विशेष चर्चा में यही सब है, बाकी हमारे योगी जी और हिमंत बिश्व शर्मा की कैटेगरी में हमारे पुष्कर सिंह धामी भी आते जा रहे हैं। यूसीसी हाँ, लागू कर दिया उन्होंने, और हल्द्वानी वाला जो है वो मामला बड़ा तगड़ा चला रखा है। ही इज ट्राइंग दी बेस्ट। वो अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसी लाइन में उनका रहा जाए मामला। हल्द्वानी वाला मामला चलेगा, और यूसीसी वाला कर ही दिया है उन्होंने, उसका भी कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा ही। और देखिए, वहाँ वो अनिल बलूनी थे, अब की बात सुनने में आ रहा है कि उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाने की बात चल रही है। हाँ, वहीं से लड़ाया जा आते हैं सकता है। उत्तराखंड से। हाँ, उत्तराखंड से ही तो आती है। हाँ, तो इस बार ये तय कर लिया कि भाई बहुत हो गया राज्यसभा वाले, अब जाओ लोकसभा में। और यहाँ दिल्ली में तो चर्चा है कि एस जयशंकर ये कह रहे हैं कि मुझे नई दिल्ली से लड़ा दो। वो ये कह रहे हैं कि साउथ दिल्ली से लड़ लो, हम्म। रमेश बिधूड़ी वाली सीट से। बीजेपी कह रही है कि साउथ दिल्ली से लड़ लो। साउथ दिल्ली का इलाका सारा वो उधर ही है, सब दफ्तर, विदेश मंत्रालय के उनके एम्प्लॉइज सब उधर ही रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि पार्टी जा रही है कि साउथ से लड़ें, और इनकी चॉइस जो है एस जयशंकर की है कि बताते हैं कि ये कह रहे हैं कि मुझे नई दिल्ली से दे दो। ये भी नई एक डेवलपमेंट है यहाँ पे। तो उसमें रमेश बिधूड़ी की बलि चढ़ जाएगी अगर ये साउथ दिल्ली से लड़ लिए तो। लेकिन रमेश बिधूड़ी तो मेरे हिसाब से तो ठीक ही कैंडिडेट है। ठीक कैंडिडेट तो है, लेकिन संजय जी क्या हुआ कि वो जो महिला आरक्षण बिल आया था ना, जिस वाले स्पेशल सेशन में, उसमें इसने बड़ा रायता वो फैला दिया। उससे बताते हैं कि मतलब मोदी जी को पसंद नहीं आया कि जिस तरह से इसने वहां बातें कह दी, तो वो मोदी जी को ऐसा लगा कि उस मामले में ये ज्यादा हाईलाइट हो गया, इसका वाला प्रसंग जो हुआ, दानिश अली को जो इसने कहा था भला बुरा, वो उसी सेशन में कहा था। तो बताते हैं कि दानिश अली ये ने तो थोड़ी सही बहुत कहा था, वो तो मोदी को नहीं कहा गाली था, दे रहा था। लेकिन उनका उनका तो क्रेडिट, उनका तो टारगेट ये था ना मोदी जी का कि इस वाले स्पेशल सेशन को पूरा जो है वो महिला आरक्षण को वो करेंगे। अब मामला वहां हाईलाइट हो गया यही पहले दूसरे दिन ही, जब चर्चा शुरू हुई इस पे बिल पास होने से पहले ही। तो ये कह रहे कि इस वजह से थोड़ी सी नाराजगी है। वैसे रमेश बिधूड़ी मास लीडर है, भीड़ है उसके पीछे, जहां भी जाता है उसका तो हिसाब किताब बढ़िया है साउथ दिल्ली में। जी, तो चलिए फिर आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। हर्ष जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।